हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये जो चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो मेनली इस चैप्टर में जो है वो सर्वे हुई है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक है, तो वन बाय वन जो भी इससे पहले टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल डिस्कस करेंगे या डिटेल स्टडी उनकी करेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत है इस चैप्टर की वो कहाँ से हुई कि आपको पता है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट का फ्लो हो रहा हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाता है, और अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है? और यही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया क्लर्क मैक्सवेल ने। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर किसने काम किया? क्लर्क मैक्सवेल ने। एंड फाइनली ही इज सक्सेस इन दिस वर्क एंड प्रूव्स दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए सोर्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। एंड आफ्टर प्रूव्स दिस रिजल्ट he tells that the ampere circuital law is that is related to ampere circuital law किससे रिलेटेड था? मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है, ये इसने प्रूव करके दिखाया। और उसकी जो आपकी जो एम्पियर सर्किटल लॉ है उसकी इनकंसिस्टेंसी क्या है, वो एक वर्ड उसने नाम दिया उसको, और वो था डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, एक मतलब उसमें कुछ कमियां रह गई एम्पियर सर्किटल लॉ में, और वो कमी जो छोड़ दी उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का वहाँ पे कहीं पे यूज़ करके नहीं दिखाया, और इसने उस डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया और एम्पियर सर्किटल लॉ के साथ अटैच करके उसको कंप्लीट भी करके दिखाया। यानी जो उसकी इनकॉन्सिस्टेंसी थी उसको भी कंप्लीट करके दिखाया। उसके बाद आपने सुना भी होगा मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशंस दी थी, और वो इक्वेशंस थी आपकी 4 इक्वेशंस थी, सेट ऑफ 4 इक्वेशन उसने दिया था। उन 4 इक्वेशंस में उसने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को कम्प्लीटली डिफाइन किया था, और जो बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आप आगे की स्टडी अगर करोगे तो उसमें अगर किसी को फिजिक्स आगे की स्टडी में यानी आफ्टर 12th अगर आप देखोगे तो उन जो 4 इक्वेशन उन सभी का डेरिवेशन आप ज़रूर पढ़ोगे, और उन 4 इक्वेशंस को, उन सेट ऑफ 4 इक्वेशंस को आप ज़रूर डिस्कस करोगे। यानी वो आपके सिलेबस में होती हैं, यानी बीएससी में भी होती हैं, या इसके अलावा अगर कोई बीटेक करता है तो उसमें भी होती हैं। यानी फिजिक्स कहीं पे भी अगर आ गया 12th के बाद तो उसमें मैक्सवेल की इक्वेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैक्सवेल की इक्वेशन आपको ज़रूर मिलेंगी। उसके बाद देखिए, जब इसने ये प्रूव करके दिखाया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, तो इसने एक चीज़ और प्रूव करके दिखाई कि जो आपकी ये 4 इक्वेशंस थी इनकी हेल्प से एक चीज़ और पकड़ के दिखाई कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टाइम एंड स्पेस propagate as transfer waves called electromagnetic waves। यानी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ये टाइम और स्पेस डिपेंडेंट वेव हैं, जिनका प्रोपगेशन का जो टाइप है वो ट्रांसवर्स की तरह है। शायद आप ट्रांसवर्स नेचर को अच्छे से जानते होंगे, जिसमें आपके 2 वेव होते हैं, वो आपस में से वो साइनोसॉइडली ट्रैवल करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहता है। उसके साथ साथ वो जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं उस डायरेक्शन के साथ भी 90 का एंगल बनाती हैं। यही थी आपकी, शायद 11th क्लास में मैंने डिस्कस ज़रूर किया होगा कि ट्रांसवर्स वेव किसको हम बोलते हैं।
उसके बाद देखिए जो इसने ये प्रूव करके दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या इनका जो कॉन्सेप्ट इसने बताया, इसको प्रूव करके दिखाया ना। ये केवल और केवल उसने क्या की थी, एक्समेट्री यूज़ करके उसने बता दिया था कि ऐसा होता है, लेकिन इसको प्रूव किया हेनरिच हार्ट्स ने इन 1865। उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन इसके ऊपर दे के दिखाया और फाइनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ करके दिखाया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मार्कोनी। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुआ है मार्कोनी, जिसने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कम्युनिकेशन में यूज़ करके दिखाया फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल विदाउट एनी वायर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट्स वाई द मार्कोनी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ कम्युनिकेशन, फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन के फादर के नाम से जाना जाता है किसको, मार्कोनी को। मार्कोनी एक पहला साइंटिस्ट था जिसने हार्ट्स ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था उसी को यूज़ करके, यानी उसने जो चीज़ यूज़ की वैसे ही उसने भी यूज़ किया और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस तो हार्ट्स ने करवा दी थी, लेकिन उनको यूज़ करके दिखाया किसी पर्पज़ के लिए। किसने, मार्कोनी ने वो पर्पज़ क्या था, सिग्नल्स का ट्रांसमिशन उसने विदाउट वायर अप टू सेवरल किलोमीटर्स, कुछ किलोमीटर्स तक करके दिखाया था। इसलिए वायरलेस कम्युनिकेशन के फादर के नाम से फेमस हुआ है मार्कोनी। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, या हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई है, पहले क्या था कि एक चैप्टर होता था लास्ट कम्युनिकेशन, उसमें ये फादर ऑफ कम्युनिकेशन मार्कोनी के बारे में डिस्कस हो जाता था। लेकिन मार्कोनी का नाम आप पहली बार और लास्ट बार यहीं पे सुन रहे हो, दोबारा इसका नाम नहीं आएगा। तो हो सकता है इससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, तो अपना नोट करके ज़रूर रखें। उसके अलावा जो डिस्कवरी का डेमोन्स्ट्रेशन था वो किसने दिया था, जो डिस्कवरी किसने की थी, क्लर्क मैक्सवेल ने। उसका डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले किसने करके दिखाया था, हेनरिच हार्ट्स ने। कब करके दिखाया था, 1865 में। जो आपका मैक्सवेल था उसने क्या चीज़ प्रूव करके दिखाई थी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके और उसने बताया था कि जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, तब जाके वो कंसिस्टेंट हो पाएगा। अदरवाइज ये इनकॉन्सिस्टेंसी इसकी है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज नहीं हुआ है। बस इस इंट्रोडक्शन में ये सब आपको याद रखना, बाकी क्या पढ़ना है वो तो हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, मेनली इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन को पहले लिया था कि कुछ ये जो आपके मैक्सवेल हो गए, हेनरिच हार्ट्स हो गया और आपका मार्कोनी हो गया, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता चल जाए। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाए तो उसका आप आंसर दे पाओ। कभी बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं क्या क्या ही बता दिया, क्या क्या ही होगा इस चैप्टर में। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा बहुत इजी सा चैप्टर है। मेन इसमें क्या है कि एक तो ये डेरिवेशन है और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम बनेगा, उस स्पेक्ट्रम को आपको अच्छे तरीके से याद करना है और उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस को याद कर लेना है। बस इसमें और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। यानी मेनली ये मान के चलिए कि मेरा जो समझाने का काम है वो मैक्सिमम 3 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद किस वेव को कहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो ये तो याद आपको ही करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसमें यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो भी हैं आपके एक्स रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इनको कहाँ पे यूज करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है और इनकी वेवलेंथ क्या है, ये सब आपको ही याद करना पड़ेगा। मैं तो केवल और केवल ये है कि ये मान के चलिए कि जस्ट आपको याद करवाने के लिए एक बार बोर्ड पे उनको रिपीट करूँगा, बाकी उसमें कुछ भी समझने का है नहीं, आपको याद ही करनी पड़ेंगी। समझाने के मेन इस पूरे यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंप्लीट चैप्टर पे केवल और केवल ये मान के चलिए 3 वीडियो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की। अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि इंट्रोडक्शन में मेरे को पता नहीं, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, आपके पास जो भी बुक है उसकी लाइन्स आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है इंट्रोडक्शन में।
क्योंकि वीडियो में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बढ़ पाता तब तक बोर्ड पे कुछ ना लिखा जाए और कुछ ना कुछ वहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट ना आए, तब तक टीचर के साथ बच्चों का जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो पाता है। क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको पता है क्या होता है, वो मैं देखता था आपको कि 9th और 10th में जब एसएस आप पढ़ते थे तो कुछ 2-4 बच्चे पीछे के हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते थे, यानी नींद आती रहती थी। तो थ्योरेटिकल पोर्शन वो आपका किसी का भी हो, चाहे साइंस का हो, एसएस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें ऐसा हो जाता है कि थोड़ी देर कोशिश भी करने के बाद भी माइंड थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है और फिर बोरिंग फील होने लग जाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो वो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा अब हम शुरू कर रहे हैं, यानी फर्स्ट टॉपिक अब शुरू हुआ है। इंट्रोडक्शन को आप पढ़ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से डिस्कस करें। चलिए, तो टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले इसके बीच में ही आएगा, कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डेफिनेशन आएगी वो इसके अंदर ही आएगी। टॉपिक हम लेके चल रहे हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नोट कर लीजिए, इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। We know that according to, note कीजिए, we know that according to Ampere circuital law, we know that according to Ampere circuital law, B dot dl is equal to mu naught I। पता है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is along around a closed loop is directly depend upon current threading through the loop। उसका लूप के अंदर से कितना करंट थ्रेड कर रहा है, इसके ऊपर ये क्या करता है? डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब देखिए, इन 1864 ये डेट वगैरह 1-2 ही हैं, ज़्यादा नहीं, आप इनको ज़रूर याद रखें। इन 1864 Maxwell shows that the equation B dot dl is equal to mu naught I, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे लीजिए, is inconsistent। ये आपकी क्या है? इसमें कुछ ना कुछ छूट गया है, इसमें कोई ये अधूरी है। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन अधूरी है। और इस इक्वेशन को जो इस इक्वेशन की इनकॉन्सिस्टेंसी है क्या, वो प्रूव करने के लिए उसने एक कंसिडरेशन ली यहाँ पे। तो उस कंसिडरेशन में क्या लिया कि मान लेते हैं हमारे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये। मैंने थोड़ा दूर दूर किया इनको, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि इतनी दूर हो। उसके बाद इसको मैंने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब फिर दोबारा से मैं वही यूज़ करने लग जाऊँगा। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर में एसी यूज़ किया है, उसके बाद अब फिर दोबारा से डीसी शुरू हो जाती है। बहुत कम चैप्टर्स में एसी का यूज़ होगा आपका, मेनली सारा काम डीसी से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से मैंने कैपेसिटर की 2 प्लेट ले ली है, एक ये ले ली है और एक ये ले ली है, ठीक है। तो ये आपकी दोनों कैपेसिटर प्लेट्स हैं। अब मैं यहाँ पे 2 क्लोज्ड लूप जो लेनी होती है ना, किसके लिए आपको पता है ना, क्लोज लूप किसके लिए लेनी होती है? जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना पड़े तो वहाँ पे कोई ना कोई क्लोज लूप लेनी पड़ती है। अब वो दोनों क्लोज लूप मैंने एक तो ली है यहाँ पे और एक ली है यहाँ पे। दोनों का एरिया सेम है, दोनों की ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर इज ऑल्सो सेम। तो इसको नाम मैंने C1 दे दिया और इसको मैंने नाम C2 दे दिया। एक लूप फर्स्ट दे दी और एक लूप सेकंड दे दी। एक तो आपकी कैपेसिटर प्लेट 1, इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ। फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में है और एक फर्स्ट प्लेट के राइट साइड में, या हम कह सकते हैं एक आपकी किसी भी आर्म के ऊपर है जो आपका जो सर्किट है इसकी, और एक आपका कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसके अंदर रखी हुई है। द ओरिएंटेशन ऑफ दीज लूप्स इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स हैं। इनकी जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है? पैरेलल टू द कैपेसिटर प्लेट्स है, यानी इस तरह से कैपेसिटर प्लेट रखी हुई है तो इनके पैरेलल आपकी क्या ली है हमने? लूप ली है। नाउ इफ़ वी स्विच ऑन द की, यहाँ पे ये आपने बैटरी लगाई है, ये आपकी की लगाई है। अगर मैं इस की को स्विच ऑन करता हूँ, देन करंट आई, सपोज द करंट आई इज स्टार्ट्स फ्लोइंग इन दिस सर्किट।
इस सर्किट से करंट I फ्लो करना शुरू कर देता है। एंड दिस करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कैपेसिटर। यस और नोट, जैसे ही मैंने ऑन किया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? इस कैपेसिटर प्लेट्स के आसपास। अब हम मान के चल रहे हैं जो दो प्लेट ली हैं C1 और C2, उनकी पोजीशंस और प्लेन जो भी है उसके बारे में हम यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद शुरू कर रहे हैं इसकी एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपकी कहाँ से आएगी। नाउ अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन लूप C1। अब हम C1 के ऊपर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं। नाउ that is C1 is equal to B dot dl, where B is the magnetic field produced due to the current that is I flows through the capacitor plate or through the circuit, is equal to mu naught I. This is equation number सेकेंड। एक इक्वेशन आपकी हम लिख चुके हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये होता था एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमने किसके ऊपर अप्लाई कर दिया है? लूप C1 के ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू डायग्राम C2 लाइज इन अ गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर। इट मीन्स देयर इज नॉट एनी करंट थ्रीड द C2। इस C2 को कोई करंट थ्रीड नहीं कर रहा है। इट मीन्स C2 B dot dl is equal to 0। Why 0? Because I is equal to 0। This is equation number थर्ड। ये आपकी क्या है? इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब आपको डायग्राम दोबारा बनाना है। अब हमारी कंसिडरेशन रहेगी, इमेजिन दैट C1 एंड C2 इनफाइनाइटिज्मली क्लोज टू ईच अदर। मान लेते हैं जो आपकी C1 और C2 हैं ये जस्ट सिमिलर टू, ये मान के चलिए टिफिन बॉक्स हम इसको बना देंगे। क्या बना देंगे? कि टिफिन बॉक्स हम इसको बना देंगे। या आप मान के चलिए कि इनफाइनाइटली क्लोज, यानी इनके बीच में गैप है वो ना के बराबर है, 0 के बराबर है। इट मीन्स अगर ऐसा हो जाए इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, यानी C1 और C2 बहुत नज़दीक नज़दीक हो जाए, तो क्या होगा आपके पास? आपका ये जो है C1 दैट इज B डॉट dl इज इक्वल टू C2 B डॉट dl। आपकी ये कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इसको इक्वेशन क्या दे दीजिए? 4 दे दीजिए। ये कुछ भी नहीं, अजम्पशंस चल रही हैं अब तक। देखिए सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया कि दो कैपेसिटर प्लेट हैं, वो उनके बीच में कोई गैप है, उसके आसपास हमने दो क्या ले ली है? क्लोज लूप ले ली है। एक क्लोज लूप कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ले ली है और एक आपकी कैपेसिटर प्लेट जो फर्स्ट है इसके लेफ्ट साइड में ले ली है। ठीक है, तो C1 के ऊपर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया तो हमने देखा कि ये तो क्या होता है? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, वेयर I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर सेकंड के ऊपर लगा के देखें तो इसके अंदर से तो कोई करंट जा ही नहीं रहा। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो फिर क्या करें? तो अगला अजम्पशन हमारा क्या रहा कि ये रहेगा कि मान लेते हैं C1 और C2 के बीच में गैप ना के बराबर है, यानी अब ये बहुत नज़दीक नज़दीक हैं दोनों ही C1 और C2। तो फिर क्या होगा? इसका मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू C1 पे है वही आपकी C2 पे भी रहेगी, यानी B डॉट dl अलोंग C1 इज इक्वल टू B डॉट dl अलोंग C2। ये आपकी रहेगी और इसको नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 4। इसको क्या नाम दिया? इक्वेशन नंबर 4। द इक्वेशन नंबर 4 इज द रिजल्ट ऑफ इनकंसिस्टेंट विद द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन में कुछ अधूरा सा या कुछ छूटा हुआ लग रहा है उसको कंप्लीट करेगा या प्रूव करके दिखाएगी जो इक्वेशन नंबर 4 है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट को। अब लिखिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। देखिए बहुत इजी सी स्टेटमेंट आप इसकी बनाओगे कि ऐसा करंट जिसका रोल कहाँ पे प्ले हो, जहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों टाइम के साथ साथ जहाँ पे चेंज हो रहे हो वहाँ पे हमें कौन सा करंट देखने को मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलेगा। नोट कीजिए
डिस्प्लेसमेंट करंट is that current which comes into play. Displacement current is that current which comes into play in a region where both electric field and electric flux are changes with the time. In a region where both electric field and electric flux changes with time. एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हो, उस रीजन में एक करंट हमें देखने को मिलता है, तो उस करंट को हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको हम क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट नाम देंगे। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट। नोट कीजिए, इफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन बाय आई डी। किससे दिया जा रहा है? आई डी से। अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आई डी स्मॉल कर लीजिए चाहे कैपिटल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। चलो कैपिटल कर देता हूँ। आई डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ ई नोट डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी। where phi is the electric flux and phi is equal to E into में ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू, मेरे ही आप पढ़ चुके हो पहले ही, इसमें कुछ बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको। नाउ द टोटल करंट अलोंग अ क्लोज लूप इज, टोटल करंट अलोंग ए क्लोज लूप, टोटल करंट इज इक्वल टू आई डी, या चलो ऐसे करता हूँ आई सी, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? अभी अभी जो आपने निकाला है, अभी अभी जो निकाला है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करके दिखा देंगे। तो इसको अगर यूज़ करके दिखा देंगे तो ये वैल्यू रख दीजिए, आई सी को एज इट इज़ रखिए, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है आपकी? ई नोट डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। टोटल करंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है? टोटल करंट इज इक्वल टू आई सी प्लस ई नोट डी फाइव बाई डी टी। नाउ by using equation third we can write, नहीं sorry, now by using equation fourth we can write the ampere circuital law B dot dl, B dot dl is equal to, B dot dl किसके बराबर हो जाएगा आपका? क्या होता है? म्यू नोट आई, और आई क्या होता है? टोटल करंट। तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा? आई सी प्लस ई नोट डी फाइव बाई डी टी। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट केवल और केवल वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों टाइम वेरिंग हों, दोनों ही क्या हों? टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हों, वहीं पे आपकी एग्जिस्टेंस होगी किसकी? डिस्प्लेसमेंट करंट की। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपका करंट चेंज हो रहा हो, वहाँ पे आप केवल और केवल यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा या हमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर देंगे। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर नहीं हो सकता, यानी इसकी इनकॉन्सिस्टेंसी को केवल तभी हम प्रूव कर सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट टाइम वेरिंग हो, दोनों के दोनों क्या हो? टाइम वेरिंग हो। केवल और केवल वहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता था? केवल इतना होता था, है ना। यहाँ पे केवल कंडक्शन करंट बताया था उसने, तो उसको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पता नहीं था, या उसको वेरी करके नहीं देखा था, या इस तरह का कोई मतलब डेरिवेशन नहीं करके, या सॉरी एक्सपेरिमेंट उसने सेट नहीं करके देखा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सेट किया था हेनरी हर्ट्ज ने,
और इसके बारे में थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किसने दी थी? मैक्सवेल ने, क्लर्क मैक्सवेल ने। और इसने प्रूव करके दिखाया था कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ कमी है, और वो कमी क्या है कि उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का और यूज होता है जो कि उसने छोड़ दिया था। तो दैट इज़ द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। यानी मॉडिफाइड एम्पियर लॉ, इसका मतलब क्या है कि जो एम्पियर लॉ था उसमें मॉडिफिकेशन की गई, क्या किसकी? कि उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट का और यूज किया गया। तो उसकी कंसिस्टेंसी और देख लेते हैं कि क्या रहेगी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह है और जो कंडक्शन करंट, उसमें यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन हमें ड्राइव करके दिखानी पड़ेगी तब जाके हम प्रूव कर पाएंगे कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ की। फॉर लूप C1 अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I वेयर I इज द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। तो लूप C1 से तो केवल और केवल कितना करंट थ्रेड कर रहा है? I। केवल और केवल कितना करंट थ्रेड कर रहा है? I। नाउ फॉर लूप C2 इट इज B डॉट DL इज इक्वल टू, जो B डॉट DL है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? ये म्यू नोट तो एज इट इज रहेगा, वो क्या था आपका E नोट d∅dt, ये हो जाएगा C2 के लिए। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दीजिए। ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई है। अब देखिए, मान लेते हैं जो आपके पास कैपेसिटर प्लेट है उसका एरिया A है और उन प्लेट्स के अंदर जो चार्ज है वो कितना है? Q है, एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखिए क्या होता है कि आपका जो कैपेसिटर हम देख रहे हैं लगातार इस बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर चार्ज की वैल्यू तो चेंजेबल है, इसके अंदर चार्ज की वैल्यू तो क्या है? चेंजेबल है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा, और वो कंसिडर हम क्या कर लेते हैं? सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज Q, एंड एरिया हम कंसिडर कर ही चुके हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये हम प्रूव कर चुके। कैपेसिटर वो था ना आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें प्रूव कर चुके। E इज इक्वल टू E नोट Q अपॉन, यानी Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट A, ये अपने पास आता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये A इधर आ जाए तो E इंटू में A इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, वैसे ही एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एज इट इज हम प्रूव कर चुके हैं, कुछ अलग से आया नहीं है। वी ऑल्सो नो दैट दिस इज इक्वल टू फाई, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हमें पता है E इंटू में A क्या होता है? फाई। अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली इक्वेशन में लिख के दिखाया था कि फाई इज इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स। नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL अलोंग क्लोज लूप C2 के ऊपर अगर इसको मैं अप्लाई करूं तो ये आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट d∅E/dt, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट d∅dt। ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो कुछ भी अलग हुआ नहीं है, अब तक तो सब कुछ सेम है। बस अब यहाँ पे केवल और केवल क्या यूज़ कर देना है? यहाँ पे केवल और केवल फाई की वैल्यू यूज़ कर देनी है। तो ये जो फाई है ये आपका किसके बराबर है? अभी किया है आपने, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट के बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से C2 B डॉट DL इज इक्वल टू, इसको इधर ले आऊँ ना, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट अपॉन में एप्सिलॉन नोट
और ये क्या हो गया है डी क्यू बाई डी टी। इससे ये कैंसिल और डी क्यू बाई डी टी तो क्या होता है करंट होता है सी टू बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ना डी क्यू बाई डी टी तो क्या होता है आपका करंट होता है। दिस एग्रीज विद द इक्वेशन फर्स्ट, दिस एग्रीज विद द इक्वेशन फर्स्ट प्रूविंग द कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो बहुत इजी सा है, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन, तो बहुत इजी सा है। वही आपको सर्किट कंसीडर करना है, उसमें 2 लूप लेनी है, एक लूप के ऊपर आपका बी डॉट डी एल करना है, फिर सेकंड लूप के ऊपर करना है। एक बार सेकंड लूप पे 0 दिखा देना है, दूसरी बार में क्या कर देना है इफ़ दे आर इनफाइनाइटली क्लोज टू ईच अदर, इनफाइनाइटली यानी बहुत ज़्यादा क्लोज, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर कर देना, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along C1 is equal to line integral of magnetic field along C2 and magnetic field along C2 and C1 are same। तो उसके बाद जो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड along C2 आया है ना बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along लूप C2 is equal to C1, this proves the inconsistency of एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम बात करते हैं कि वो इनकन्सिस्टेंसी हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हमें ज़रूरत है डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। द करंट विच कम्स इनटू प्ले इन ए रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट आर टाइम वेरिंग। ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी एंड फाई इज इक्वल टू ई इंटू में ए। नाउ total current threading through the loop, if we considered that they are C1 and C2 are close to each other, then total current threading through these loops is conduction current plus displacement current, and we know that according to ampere circuital law B dot line integral of magnetic field is equal to total mu naught times the total current threading through it। तो जो टोटल करंट है I विच इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई डी, और उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद हम प्रूव करके दिखाएंगे कंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, और वी कैन से मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। उसमें हम वही C1 और C2 की वैल्यू रखेंगे। अब की बार C2 को 0 नहीं दिखाएंगे, और जो आपका यहाँ पे फाई है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे हम E इंटू में A लिखेंगे, और कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट इंटू ए, है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट ए। तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे क्यू क्या है, ए क्या है और ई क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो E इंटू में ए है उसको एक साइड में कर रखा है, E इंटू में ए को एक साइड में, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट को एक साइड में कर देंगे। उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन आपकी होती है जिसमें दोनों का सम हमें करके दिखाना पड़ता है, उस इक्वेशन में हम फाई की वैल्यू क्या रख देंगे, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट रख देंगे, और फाइनल हम क्या आ जाएगा अपने पास रिजल्ट डी क्यू बाई डी टी, एंड डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई। हैंस इसके अलोंग भी आपकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नोट आई ही होगी। सेकेंड लूप के अलोंग भी वही होगा जो आपका फर्स्ट लूप के अलोंग हो रहा था। तो यहाँ से आपकी जो इनकन्सिस्टेंसी है वो प्रूव हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि जो हमने प्रूव करके दिखाया, यानी जो मैक्सवेल ने प्रूव करके दिखाया है, वो कंसिस्टेंसी है एम्पियर सर्किटल लॉ की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े जो भी टॉपिक हैं वो नए हैं, आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इनको समझने के लिए, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आसान अगर कुछ दिया है तो वो यही डेरिवेशन दिए हैं। कुछ भी नहीं है, सर्किट लेना है, C1 C2 लेना है, दोनों के ऊपर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा देना है, फिर दोनों को नज़दीक ले आना है, सम कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। बस एक चीज़ याद रखनी है, आई डी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, और उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एप्सिलॉन नोट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई, यहाँ पे फाई है ना, चाहो तो आप इसके नीचे ई लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं यहाँ पे फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। थैंक्स।